Hello everyone, welcome back to your physics concept class, and our today's topic is effect of dielectrics on the capacitance of a capacitor. From the last classes we already know about the capacitor and its capacitance and its types. So without wasting your time, let's start our class. And once again I repeat that today's topic is effect of dielectric on the capacitance of a capacitor. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर. तो कैपेसिटर तो का जो फॉर्मूला था वो था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. तो फॉर्मूले से बिल्कुल क्लियर है द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर इज डिपेंड अपॉन इट्स कॉन्फ़िगरेशन, that is the area of plates and the separation between the plates, and this is the formula of capacitance of a capacitor having a air or vacuum between the plates. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का. आज हमारा जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस. दिस इज द टॉपिक. और इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए बी विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम एक कैपेसिटर फॉर्म करते हैं ऑन द बोर्ड. दिस वन इज अ कैपेसिटर हैविंग टू प्लेट्स, ठीक है, सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस डी. ओके, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको हमने चार्ज क्यू दे रखा है, और इसकी जो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है वो कितना है, डी है. और अभी इस सिचुएशन में जैसा कि हम देख रहे हैं इसके बीच में एयर है. जो प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है वो एयर है, और एयर नहीं है तो वैक्यूम है. तो इन दोनों ही सिचुएशन में हमें कैपेसिटेंस मालूम है. अभी अभी मैंने लिखा सी नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. अब हम डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट देखते हैं. तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या मालूम होना ज़रूरी है. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सबसे पहले तो हम कैपेसिटर की किसी एक प्लेट को जो भी चार्ज देते हैं उस चार्ज का अमाउंट मालूम होना चाहिए, मीन्स द क्यू. और दूसरे इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा ड्यू टू दिस गिवन चार्ज वो पता होना चाहिए. और अगर हमें Q और V दोनों पता है तो वी हैव द फॉर्मूला टू सॉल्व द कैपेसिटेंस. फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन V इक्वल्स टू C. तो सिंपल है, Q हमें जितना गिवन है, जो भी हमने प्लेट को दिया है वो पता होता है. पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना होगा, और अगर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया तो Q अपॉन V इज द कैपेसिटेंस. तो बात करनी है हमें डाइलेक्ट्रिक की. तो सपोज करते हैं अब हमने इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी है, ठीक है. इसकी थिकनेस T है, T थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इसके बीच में प्लेस कर दी है. तो वी ऑलरेडी नो अबाउट द डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. और डाइलेक्ट्रिक क्या हो सकता है आपको पता है, पेपर हो सकता है, कार्डबोर्ड हो सकता है, माइका हो सकती है, ऑयल हो सकता है. ये सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है. तो सब फॉर एग्जांपल ये कार्डबोर्ड की स्ट्रिप है, स्लैब हो सकती है जिसकी थिकनेस T है. अब ये होगा क्या यहाँ पे एक्चुअली, तो हमें पहले ही पता है कि कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव होती है और एक प्लेट नेगेटिव होती है. मैकेनिज्म के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं. तो जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके बीच में रखी तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होगा. पोलराइजेशन मीन्स इसके जो चार्जेस हैं इनसाइड पॉजिटिव और नेगेटिव वो सेपरेट होंगे ड्यू टू द अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑफ दीज टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव प्लेट है डाइलेक्ट्रिक के अंदर जितने भी नेगेटिव्स हैं ये अपने इक्वल नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी. लाइक यहाँ देखिए मैंने 4 प्लस साइन बनाए हैं, तो ये 4 नेगेटिव, इतना चार्ज तो इसने इधर अट्रैक्ट कर लिया, और दूसरे सरफेस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. अब क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो गया, मीन्स पोलरिटी डेवलप हो गई. इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और हुई, वो क्या, जैसे कि हम जानते हैं कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे जाके एंड होती है. तो जब इनके बीच में मीडियम एयर था तब भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड था,
जिसको हम ई नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते थे। और अब क्या हुआ है, अब जो हमने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी है तो भी इसमें पोलरिटी डेवलप हो गई है, तो यहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गए। तो इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो इस तरीके की होंगी, इधर से इधर, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। और ये कैसे हुआ है, बाई इंडक्शन हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और रिप्रेजेंट करेंगे ई आई से। और जो पहले से एयर में यहाँ था अवेलेबल उसको क्या लिखते हैं, ई नॉट। तो एयर में कितना पोर्शन रह गया आप इन प्लेट्स के बीच में, टोटल सेपरेशन डी था, इसमें से टी थिकनेस का हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, तो टोटल सेपरेशन जो एयर में बचा कितना बचा, टोटल डी में से टी कम हो गया। तो डी माइनस टी जो स्पेस बचा है वो किस में बचा है, एयर में, और टी स्पेस हो गया डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। ठीक है, तो ये तो हुआ डायग्राम अंडरस्टैंड था। अब हमें क्या करना है, पहले का पोटेंशियल हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते थे, अब हमें इन दोनों प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। वो दो तरीके से निकलेगा, क्योंकि ई का फॉर्मूला होता है डी वी बाई डी आर, तो बी इक्वल्स टू ई इंटू डी। तो जो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है और एयर में जितनी डिस्टेंस है उससे हम एयर का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है, ठीक है, उसकी थिकनेस मीन्स ये सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगी। इसके इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम इसके अंदर का पोटेंशियल डेवलप जो भी हुआ है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या होता है। कंडीशन ये है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T is introduced between the plates of capacitor। इस कंडीशन को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो हुआ क्या, तो क्या कैलकुलेट करना है हमें, द नेट पोटेंशियल डिफरेंस between the plates of capacitor। नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो वो हमें पहले कैलकुलेट करना है। तो मैकेनिज्म हमें ऑलरेडी पता है क्या, अगर हम थ्योरेटिकली इसको नोट डाउन करना चाहें तो थ्योरेटिकली हम क्या लिखेंगे, वी कैन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर बाय इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बाय knowing the electric potential between the plates of capacitor and between the dielectric slab. Okay, so the potential is V equals to, अगर हम इसको सपोज करें BO प्लस VI, V नॉट प्लस VI, मीन्स एयर में जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो, और जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ है ये। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, B इक्वल्स टू E इंटू आर, जो भी डिस्टेंस हो, R हो D हो, तो ये तो फिर फॉर्मूला सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करें तो ये R होगा, D से रिप्रेजेंट करें तो ये D होगा। तो जो हम एयर की बात करेंगे तो एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, E नॉट, और एयर में डिस्टेंस कितनी है, D माइनस टी। यू कैन सी एयर D टोटल डिस्टेंस थी, और इसमें फिर T में तो आपने डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, बचा क्या, D माइनस टी स्पेस बचा एयर के लिए। तो E नॉट इंटू D माइनस टी, दिस इज द पोटेंशियल इन एयर, प्लस अब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल हुआ है वो क्या हुआ है, EI इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, EI एंड T। अब ये T थिकनेस में डेवलप हो गया है। और एक चीज़ और, ये एक रिलेशन होता है हमारे पास में, EI इक्वल्स टू E नॉट अपॉन K फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज़ क्लियर दैट जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है या डाइलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिक्रीज हो जाता है। तो मीन्स टोटल एयर में जो था वो कितना था, E नॉट था, और जब डाइलेक्ट्रिक यहाँ प्लेस हो गया तो 1 अपॉन K टाइम्स 1 अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो EI की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, E नॉट अपॉन K। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट चैप्टर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ प्लेस करें, और E नॉट की भी वैल्यू मैं लिख देता हूँ। E नॉट एक्चुअली होता क्या है, बिटवीन द प्लेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है,
सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो ये Q अपॉन ए होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ये सारी की सारी वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, V इक्वल्स टू, पहले तो हमने E नॉट प्लेस किया, D माइनस टी प्लस यहाँ पे E नॉट अपॉन के प्लेस कर सकते हैं EI को T। इस पूरे पोर्शन में हमें E नॉट कॉमन मिल रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं D माइनस टी प्लस T अपॉन के, और E नॉट की भी अगर हम वैल्यू प्लेस कर दें तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन के। ये टर्म हमें मिल गया है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T इज इंट्रोड्यूस्ड। ओके, अब अगर हम इसे चेक करना चाहें तो क्या ये पहले से ज़्यादा है या पहले से कम है, तो देखते हैं। जो जनरली होता है वो E नॉट D होता है अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता। अब जो आया है वो ये आया है, तो अगर हम इनका रेशियो फाइंड आउट करें तो देखते हैं। V सपोज करते हैं हम इसको B डैश मान लेते हैं, V नॉट को V नॉट अपॉन V फाइंड आउट करते हैं तो V नॉट की वैल्यू होगी E नॉट अपॉन D, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये है E नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन के। ओके, E नॉट अगर हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं तो ये बचता है D अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन के। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू जो है B नॉट अपॉन B, स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू से डिवाइड किया जा रहा है। तो ये जो टर्म आएगा V नॉट अपॉन V अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, देख सकते हैं ना आप, इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। पोटेंशियल क्या होगा, ये ग्रेटर देन 1 है वैल्यू, तो V सॉरी लेस देन 1, लेस देन 1 ये वैल्यू आ गई है। लेस देन 1 क्यों आई है, स्मॉल वैल्यू को लार्ज वैल्यू से हमने डिवाइड किया है। ठीक है, D माइनस टी है बट T प्लस के अपॉन भी है, तो अगर हम यहाँ रिवर्ट लिखें तो V नॉट इज लेस देन V, B नॉट की वैल्यू कम और B की ज़्यादा। क्या ऐसा हुआ है, डायग्राम देख सकते हैं आप, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, B नॉट की वैल्यू कम थी और V की ज़्यादा हो गई, ऐसा नहीं है। ये यहाँ यही मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये आप इजीली देखिए, ये टर्म है D और ये टर्म है यहाँ पे D माइनस टी, D में से कुछ सब्सट्रैक्ट हुआ है और T एक स्मॉल थिकनेस है और डाइलेक्ट्रिक है, ये भी फ्रिक्शनल वैल्यू होगी, तो इट मीन्स ये वैल्यू कम हुई है। लार्जर को स्मॉलर से डिवाइड किया है तो V नॉट अपॉन V जो है वो ग्रेटर देन 1 आया है और V नॉट इज ग्रेटर देन V। दिस इज द रिजल्ट, मतलब एयर में पोटेंशियल ज़्यादा था और जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किए तो पोटेंशियल कम हो गया है। और अगर पोटेंशियल कम हो गया है तो यहाँ हुआ क्या होगा, जो कैपेसिटेंस हम फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है Q अपॉन B, मीन्स B जितना बढ़ता जाएगा कैपेसिटेंस, सॉरी B जितना कम होता चला जाएगा कैपेसिटेंस उतनी बढ़ती चली जाएगी। ये रिलेशन होता है हमारे पास में, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो अगर B को हम डिक्रीज करें तो C इंक्रीज हो जाएगा और डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करने से यही हो रहा है, V कम हो रहा है, मीन्स जो एयर में वैल्यू थी वो ज़्यादा थी और जब हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया तो वैल्यू कम हो गई और B कम हो गया तो सिंपली C इंक्रीज हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखना है, when a dielectric slab or dielectric medium is introduced between the plates of a capacitor, its capacitance increases, capacitance increase हो जाती है, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब अपने फॉर्मूले पे वापस आते हैं। तो B हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास में सीधी सीधी कंडीशन है, बिकॉज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज Q अपॉन V, सो दिस इज Q एंड V इज गिवन दिस Q upon A epsilon naught D minus T plus T upon K. Now Q and Q is cancel out, the C is equals to epsilon naught A upon D minus T plus T upon K. This is the formula of a parallel plate capacitor. Capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric slab is introduced between द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो ये फॉर्मूला हो गया, सिंपल सी बात है। जनरल एयर में क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी था ओनली। अब क्या हो गया, डिनोमिनेटर शॉर्ट हो गया है, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के हो गया, तो ये वैल्यू कम हो गई है, ये वैल्यू कम हो गई तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी बात है यहाँ पे।
तो दिस इज द फॉर्मूला। तो यू कैन नोट डाउन बाई वॉचिंग द स्क्रीन और बाई प्लेइंग द वीडियो अगेन एंड अगेन। अभी मैं इसकी एक कंडीशन और आपको बताऊंगा, कंडीशन, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। अगर यहीं पे हम इसी की सब कंडीशन यूज कर लेते हैं, नोट में मैं लिख देता हूं, इफ मैनी फ्लैप्स ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स और देयर, अगर यहाँ पे बहुत सारी फ्लैप्स हों अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स की, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला होगा आपका C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A। प्लेट के एरिया पे तो कोई इफेक्ट आप नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रिप्स रख दे रहे हैं। देखिए कैसे, पहले हमने सिर्फ एक स्ट्रिप रखी थी, हमने क्या किया है, 1 स्ट्रिप, 2 स्ट्रिप, 3 स्ट्रिप एंड सो ऑन। ऐसे हम n अलग अलग स्ट्रिप प्लेस कर सकते हैं जिनकी थिकनेसेस T1, T2, T3 और डाइलेक्ट्रिक्स K1, K2, K3 एंड सो ऑन हो। इस कंडीशन में हम कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सिंपल फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट है, उसी फॉर्मूले को जो हमने लास्ट में फाइंड आउट किया है, D माइनस T है तो सारी की थिकनेसेस ऐड कर ली जाएगी, D माइनस T। देखिए कैसे, T1 प्लस T2 अप टू Tn, जितने भी स्टेप्स किए हैं, प्लस T1 अपॉन K1, वही फॉर्मूला है, बस मल्टी पे यूज कर रहा हूँ, T2 अपॉन K2 एंड सो ऑन। तब आप ये फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं। जितनी भी स्टेप्स आपने रखी हैं उन सबकी थिकनेस ऐड होगी और उन सबके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस होंगे। तो ये तो इफेक्ट हुआ डाइलेक्ट्रिक का। तो रिजल्ट क्या आया? क्योंकि डिनोमिनेटर डिक्रीज होता जा रहा है जितने डाइलेक्ट्रिक हम प्लेस कर रहे हैं, और अगर फुल स्पेस में फिल कर दें, if the dielectric is in whole space between the plates, प्लेट्स के बीच में जितना स्पेस है उन सब में हमने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया है पूरा का पूरा, तब कंडीशन क्या होगी? तब कंडीशन ये हो जाएगी D इक्वल्स टू T। अगर हम इसको पूरा स्पेस को फिल करें तो जो T थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक होगी वो उतनी हो जाएगी, इतना की सेपरेशन है। और इस फॉर्मूले में जैसे ही आप D इक्वल्स टू T पुट करेंगे तो C इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T भी D के इक्वल हो गया तो D प्लस T अपॉन K की जगह पे T को आप D में रिप्लेस कर सकते हैं अपॉन K। तो दिस D इज कैंसिल आउट, द रिमेनिंग टर्म इज एप्सिलॉन नॉट A के रिवर्स होकर ऊपर आ जाएगा अपॉन D। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट के A अपॉन D। जब फुल स्पेस में बीच में जितनी भी जगह है उस पूरे के पूरे में आपने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया तो आपको रिजल्ट ये मिल जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक फिल करने से एक रिजल्ट और कंक्लूजन आपको क्या मिला? जो C नॉट होता था वो होता था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और अब आपने डाइलेक्ट्रिक के साथ कैलकुलेट किया है तो C नॉट A K अपॉन D। ये दो फॉर्मूले आए हैं। एक जब बीच में मीडियम सिर्फ एयर था तो फॉर्मूला ये था, अब पूरे स्पेस में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और इनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखते हैं C अपॉन C नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट के A अपॉन D डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा पोर्शन कैंसिल हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट A ये कैंसिल हो रहा है, D भी कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास में सिर्फ K नोटिस हो रहा है। तो K का मतलब क्या हुआ? C इक्वल्स टू C नॉट K मीन्स कैपेसिटेंस कितनी इंक्रीज हो गई है? K टाइम्स जो भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतने गुना ये बढ़ गई है। C नॉट थी एक्चुअल में और K टाइम्स हो गई। तो सिंपल कंक्लूजन इज दैट when we introduce a dielectric medium between the plates of a capacitor, its capacitance increases. Okay? तो ये इफेक्ट तो हो गया डाइलेक्ट्रिक का।
अब हम ये देखना चाह रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हमने ये डाइलेक्ट्रिक तो नॉन कंडक्टिंग मीडियम होते हैं, अगर हमने इसके बीच में कोई कंडक्टिंग मीडियम रखा होता, कोई कंडक्टिंग स्लैब रखी होती, लाइक कोई मेटेलिक प्लेट, कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, तब यहाँ क्या हुआ होता, तब क्या कैपेसिटेंस तब भी इंक्रीज होती, डिक्रीज होती या कुछ और हो जाती, वो भी चेक कर लेते हैं। ओके, इन कंडीशंस को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं बाई वॉचिंग द स्क्रीन। अब यहाँ कंडीशन एक और ले लेते हैं, व्हेन मेटल प्लेट, मेटल प्लेट का कंडक्टिंग प्लेट, प्लेट और स्लैब भी लिख सकते हैं आप, इफ प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ओके, अब ये कंडीशन है, मेटल प्लेट की बजाय मैं स्लैब कर देता हूँ, कंफ्यूज ना हो आप, डाइलेक्ट्रिक की तरह यहाँ भी। ओके, अब देखते हैं, डायग्राम फिर से वही रहेगा, एक पॉजिटिव प्लेट कैपेसिटर की और एक निगेटिव प्लेट, इसके बीच में हमने कोई टी थिकनेस की फिर से ये कंडक्टिंग स्लैब प्लेस की है। ये क्या है, कंडक्टिंग स्लैब है। कंडक्टिंग स्लैब मतलब मेटल, कोई मेटल यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अब क्या होगा, तो हमें पता है जब भी हम इंट्रोड्यूस कुछ भी करेंगे, कंडक्टर हो या डाइलेक्ट्रिक हो, तो एयर में जो स्पेस बचेगा वो टोटल सेपरेशन डी होता है। तो टी थिकनेस की अगर कोई भी स्लैब आपने रख दी तो एयर में जो स्पेस बचेगा वो डी माइनस टी बचेगा, और बाकी कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे डिपेंड करेगा। तो इस तरीके का फॉर्मूला हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं डाइलेक्ट्रिक की कंडीशन में, हम फॉर्मूला वही यूटिलाइज करेंगे। देखते हैं, तो द कैपेसिटेंस की जब हम बात करें तो वो क्या होगी, इस सिचुएशन के लिए हम सी अभी हमने फाइंड आउट किया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, जब हम प्लेट्स के बीच में कोई भी टी थिकनेस की स्लैब रख देते हैं तो ये फॉर्मूला यूटिलाइज होता है। अगर ये डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे माइका हो, आयल हो, पेपर हो, कि कोई ना कोई वैल्यू होती है कि =2, 3, 4 वाटर हो उस तरह। लेकिन अब हमने कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी है, तो कंडक्टिंग स्लैब के लिए यहाँ पर एक स्पेशल थिंग आपको याद भी रखनी होगी, फॉर मेटल्स K = इन्फिनिटी होता है। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अब यहाँ प्लेस करके देख लीजिए क्या बचेगा, C = एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, टी अपॉन इन्फिनिटी। सो जब टी को आप इनफाइनाइट से डिवाइड कर रहे हैं तो ये जीरो ही तो हो जाएगा। तो रिमेनिंग टर्म आपका कितना बचेगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। जितनी थिकनेस की आपने रखी है तो फाइनल फॉर्मूला इज दिस, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। ये आपका कैपेसिटेंस हो गया। डिनोमिनेटर तो अब भी डिक्रीज हुआ है, तो कैपेसिटेंस तो अब भी इंक्रीज हुई है। सिंपल सी बात है ना, पहले आपका डिनोमिनेटर ये था, अब ये इन्फिनिटी के वैसे कम हो गया, तो कैपेसिटेंस तो अब भी इंक्रीज हो गई है। डिनोमिनेटर आपका और शॉर्ट हो गया, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन समथिंग था, अब टी अपॉन वाला टर्म बिल्कुल गायब हो गया। मीन्स डी माइनस टी वाले टर्म में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो डिनोमिनेटर शॉर्ट हुआ। डिनोमिनेटर शॉर्ट होते ही कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है। लेकिन अब जैसा कि हमने डाइलेक्ट्रिक में किया, पहले एक स्लैब को रखा जो थोड़े से स्पेस में थी, अब अगर हम इसको फुल स्पेस में कर देते हैं, इन बिटवीन द प्लेट्स, कंप्लीट स्पेस में। अब देखते हैं, फॉर होल स्पेस बिटवीन प्लेट्स, अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जितना स्पेस है
उस पूरे के पूरे में हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं, तब क्या होगा, तो फिर से कंडीशन वही आ जाएगी, डी इक्वल्स टू टी भी हो जाएगा, के तो इन्फिनिटी है ही है, डी इक्वल्स टू टी भी हो गया इस सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, इस सिचुएशन में हमें लिखना पड़ेगा कि C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस डी, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 0 और एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इनफाइनाइट। ओके, सो C बिकम इनफाइनाइट। तो इट मीन्स ये जो पूरा का पूरा कैपेसिटर है ये एक कंडक्टर ही हो गया, कंडक्टर में ही कन्वर्ट हो गया। नाउ इट्स कैपेसिटेंस बिकम इन्फिनिटी। तो देयर आर टू कंक्लूजन्स आवर डिस्कशन ऑफ टुडे। वन ऑफ देम, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीजेज व्हेन a dielectric medium is introduced between the plates of a capacitor। ओके, ये तो हुआ एक कंक्लूजन। और दूसरा कंक्लूजन क्या हुआ, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर increases by introducing the metallic or the conducting medium between the plates of capacitor up to infinity। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक से सिर्फ ये इंक्रीज होगी, एक पर्टिकुलर अमाउंट है, और लेकिन अगर कंडक्टिंग स्लैब रख देंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगी। और इनफाइनाइट होने का मतलब डिवाइस हमारे पर्पस की नहीं रहेगी, वो तो फिर एक जनरल कंडक्टर ही हो जाएगा, कैपेसिटर क्या। और वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू टेल यू दैट, अभी तक हमने कैपेसिटर के बारे में जो स्टडी किया है वो ये किया है कि एक कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं। मैकेनिज्म को हमने सुना है कि जब हम एक प्लेट को चार्ज देते हैं तो दूसरी प्लेट पे उतना ही अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है और आउटर सरफेस के फ्री चार्ज को मार्क करके रिमूव कर देते हैं। नाउ ये कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाता है कि दो कंडक्टर्स जिन पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हों एक दूसरे से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हेल्ड किए जाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन कैपेसिटर बन जाता है। लेकिन क्वेश्चन इज दिस, कैन अ सिंगल कंडक्टर बी ए कैपेसिटर? क्या कोई सिंगल कंडक्टर भी कैपेसिटर हो सकता है? समटाइम्स बोर्ड आपसे ये पूछ भी लेता है। तो इट्स आंसर इज वेरी सिंपल, आंसर इज यस, because we already know that the charge is a basic property of matter. When we have a positive or negative charge on an object, so it is clear that the same amount of negative charge or positive charges exist anywhere in the universe। मतलब ये कि अगर कहीं पर भी आपने किसी बॉडी पे कोई पॉजिटिव चार्ज पाया है तो उतना ही नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज ज़ीरो। यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज है वो तो ज़ीरो ही है। चार्जिंग तो एक बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है। जब आप दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, इंड्यूस कराते हैं या कंडक्ट कराते हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक पे इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, दूसरे पे लेस हो जाते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो इट मीन्स सिंगल कंडक्टर अगर चार्ज है और उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो उसका दूसरा कंडक्टर जिस पे उतना ही अपोजिट चार्ज होगा कहीं ना कहीं जरूर होगा, और कहीं नहीं होगा तो हम कहाँ सपोज करेंगे, इन्फिनिटी पे। तो योर आंसर इज अ सिंगल चार्ज कंडक्टर कैन बी कंसीडर एज ए कैपेसिटर हुज अदर प्लेट बी एट इनफाइनाइट, जिसकी दूसरी प्लेट कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे होगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन एंजॉय एंड गुड बाय।